जय हिंद। मैं कमलेश सर, एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म से। इस भाग में हम लोग, इस सेशन में हम लोग हर्यक वंश के बारे में देखेंगे। हर्यक डायनेस्टी के बारे में देखा जाएगा, क्योंकि जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये हम लोग पढ़ लिए हैं और वैदिक काल भी कंप्लीट हम लोग कर लिए हैं। और जो हम लोगों का मिशन 2024 है, 2024, तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ते चल रहे हैं हम लोग। पीछे का आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। और आगे हम लोग शुरू करते हैं अब मगध का उत्कर्ष। ओके, मगध का उत्कर्ष हम लोग शुरू करते हैं। और मगध के उत्कर्ष में जो प्राचीन भारत का पहला डायनेस्टी है, राजवंश है, हर्यक वंश। ओके, हर्यक वंश आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, हर्यक वंश। और यह जो वंश था, डायनेस्टी था, 545 से लेकर 412 ईसा पूर्व यानी बीसी। ओके, बिफोर क्राइस्ट, बीसी, क्योंकि डेट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो लोग नहीं अगर देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में है, वहां पर आप चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ओके, तो हर्यक वंश यह प्राचीन भारत का पहला राजवंश था और जो मगध पर शासन किया। ओके, मगध यानी जो पाटलिपुत्र, पटना, बिहार के क्षेत्रों में। ओके, तो हर्यक वंश 545 से 412 ईसा पूर्व तक था। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें जो राजा थे यह कौन कौन थे, इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें बिंबिसार थे, अजातशत्रु, उदयन, उदयभद्र, उदयन या उदयभद्र एक ही नाम है, ध्यान रखना है, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। ओके, तो यहाँ पर अब डिटेल हम लोग देख लेते हैं। बिंबिसार पहला राजा था हर्यक वंश का, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इसका टाइम पीरियड 545 से 492 ईसा पूर्व था। ओके, यह पहला राजा था। इसके बाद अजातशत्रु हुआ 492 से 461 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था। इसके बाद तीसरा जो शक्तिशाली राजा था इस वंश का, हर्यक वंश का, उदयन या उदयभद्र। ओके, उदयन या उदयभद्र था, जो 461 से 443 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। इसके बाद उदयन के पश्चात या उदयभद्र के पश्चात कमजोर शासक हुए यानी रूलर हुए ये तीन, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। ओके, यह तीनों मिल करके 443 से 412 ईसा पूर्व तक शासन किए। ओके, तो यह था इस हर्यक वंश के राजाओं की लिस्ट थी। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं पहला राजा, हर्यक वंश का पहला राजा बिंबिसार के बारे में। ओके, तो हम लोग देखते हैं हर्यक वंश का प्रथम राजा। ओके, यानी संस्थापक। तो हर्यक वंश या मगध के उत्कर्ष में इस राजा का महत्वपूर्ण योगदान था और इस वंश का यानी हर्यक डायनेस्टी का भी योगदान था। और इस हर्यक वंश का जो पहला राजा था, रूलर था, बिंबिसार था, 545 से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। पुराणों के अकॉर्डिंग है, कहीं कहीं आपको 544 मिलेगा तो कोई उससे दिक्कत नहीं है। आपके एग्जाम में 545 ही लिखा रहेगा। 545 से 492 ईसा पूर्व तक शासन। अब यह मगध पर हर्यक वंश का संस्थापक था। ओके, पहला पॉइंट हो गया बिंबिसार। और अगला जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे श्रोणिक के नाम से जाना जाता है। इतिहास में इसे श्रोणिक के नाम से पुकारा जाता है। ओके, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट, इसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गिरिब्रज को इसने राजधानी बनाया और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इसने वैवाहिक, युद्ध और मित्रता की नीति अपनाया। यानी साम्राज्य विस्तार के लिए इसने वैवाहिक संबंध को आधार बनाया, इसके बाद युद्ध को आधार बनाया, इसके बाद मित्रता के आधार पर। यानी जो राजा वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते थे तो उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते थे। जो राजा मित्रता करने के लिए के पक्ष में थे तो उनसे फ्रेंडशिप करते थे यानी मित्रता करते थे। और जो राजा या वैवाहिक संबंध भी नहीं स्थापित करते थे और फ्रेंडशिप भी नहीं बनाने को तैयार थे या मित्र भी नहीं बनते थे तो फिर उनके साथ युद्ध की नीति अपनाते थे। तो यह तीन पॉलिसी उनकी थी साम्राज्य विस्तार की। तो यहाँ पर पहली जो नीति है वैवाहिक संबंध के द्वारा, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो विवाह के द्वारा
इन्होंने मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा या खेमा, मद्र देश की राजकुमारी जो दिल्ली और पंजाब का जो एरिया था उसको मद्र क्षेत्र बोला जाता था, तो वहां के राजा की जो पुत्री थी राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा हो गया विवाह के द्वारा कौशल राजकुमारी कौशला देवी के साथ विवाह स्थापित किया और काशी दहेज में पाया। कौशल नरेश से तात्पर्य है आधुनिक अयोध्या और फैजाबाद का ये जो बेल्ट है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो श्रावस्ती का ये सब जो एरिया था वह कौशल राज्य के अंतर्गत आता था। तो यह कौशल राज्य की जो राजकुमारी कौशला देवी थी उनसे विवाह किया और दहेज में काशी प्रांत को पाया। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस काशी प्रांत से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था, राजस्व आता था, वह 1,00,000 वार्षिक आता था। उस समय की बात है जब 6th सेंचुरी बीसी में हम लोग चल रहे हैं, 600 ईसा पूर्व में। उस समय 1,00,000 राजस्व यहाँ से आता था काशी प्रांत से। ओके, तो काशी प्रांत प्राचीन समय से 16 महाजनपदों में यह एक व्यापारिक और औद्योगिक नगर के रूप में विकसित था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा जो है लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किया। तो लिच्छवी वैशाली के क्षेत्रों में, बिहार के क्षेत्रों में जो लिच्छवी राजकुमारी थी चेलना, उनसे विवाह किया। इस प्रकार विवाह के द्वारा इन राजाओं से संबंध स्थापित किया और साम्राज्य विस्तार किया, क्योंकि काशी अब दहेज में मिल गया तो काशी तक उसका साम्राज्य विस्तारित हो गया। ओके, और यह राजा जो वैवाहिक संबंध के द्वारा जो राजा लोग बिंबिसार से संबंध स्थापित करते थे, वैवाहिक संबंध के द्वारा वो उसके मित्र बन जाते थे, उसके रिलेटिव हो जाते थे, इसलिए अब उनके बिंबिसार का, राजा का, बिंबिसार का वह सहयोगी हो जाते थे। आप लोग जानते हैं कि वैवाहिक संबंध के द्वारा आपस में घनिष्ठता बढ़ जाती है, तो वह सहयोगी हो जाते थे, इसलिए साम्राज्य विस्तार में इसको बहुत ही इसका लाभ मिला। ओके, अब आगे हम लोग देख लेते हैं अंग नरेश। बिहार में जो अंग क्षेत्र था, महाजनपद, अंग के राजा जो ब्रह्मदत्त थे, इन्होंने न तो वैवाहिक संबंध स्थापित किया और न तो फ्रेंडशिप स्थापित किया, इसलिए बिंबिसार ने अंग राज्य पर आक्रमण कर राजा ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग पर अधिकार कर लिया और इसे अपने राज्य में मिला लिया। तो इस प्रकार वैवाहिक संबंध और युद्ध के द्वारा वह अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके अलावा मित्रता के द्वारा भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ओके, बिंबिसार जो है अवंती राज्य के साथ, अब यहाँ ध्यान रखना है कि अवंती राज्य कहाँ पड़ता है, वर्तमान में देखा जाए तो यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। उज्जैन का जो एरिया था, ओके, उज्जैनी का एरिया यानी उज्जैन का एरिया, तो यह अवंती राज्य मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता था। उज्जैनी इसकी राजधानी थी। तो अवंती राज्य के साथ इसका मधुर संबंध था, यानी मित्रवत व्यवहार किया, यह फ्रेंडशिप यहाँ से स्थापित किया। और यहाँ का जो अवंती का जो राजा था चंद्रप्रद्योत था। ओके, तो राजा चंद्रप्रद्योत बिंबिसार के साथ मित्रता स्थापित कर लिया, यानी मित्रवत ये दोनों व्यवहार किए। और आगे चल करके यह चंद्रप्रद्योत जब पांडु रोग से यानी जॉन्डिस से, यानी पीलिया जिसे कहते हैं, तो उसे पांडु रोग हिंदी में कहते हैं, यानी पीलिया या जॉन्डिस, तो पांडु रोग से यह चंद्रप्रद्योत ग्रसित हो गया। तो बिंबिसार ने, यानी जो मगध का राजा था, हर्यक वंश का राजा बिंबिसार था, तो इसका राजवैद्य था, राजवैद्य का नाम जीवक था। आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है जीवक के बारे में, जीवक के माता का भी नाम पूछा गया कई बार एग्जाम में। ओके, तो जीवक इस हर्यक राजवंश का राजवैद्य था, यानी बिंबिसार का यह निजी चिकित्सक था, सॉरी निजी जो है वैद्य था, राजवैद्य था। तो यह इसको जो है बिंबिसार जीवक को भेजे, कहाँ भेजे, अवंती राज्य भेजे। ओके, जीवक को अवंती राज्य भेजे और जीवक जाकर के इनका इलाज किया, यानी चिकित्सा किया, और यह चंद्रप्रद्योत अच्छे हो गए। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिंबिसार का अवंती राज्य के साथ मधुर संबंध रहा और वहां का राजा चंद्रप्रद्योत था। कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि यहाँ अवंती का राजा कौन था, चंद्रप्रद्योत था। और चंद्रप्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित हुआ, यानी बीमार पड़ा, उसे पीलिया हो गई, जॉन्डिस हो गया,
तो बिंबिसार का जो राजवैद्य था जीवक जा करके उसका इलाज किया और चंद्रप्रद्योत अच्छा हो गया। ओके, तो इस प्रकार अवंती राज के साथ इनका अच्छा संबंध था। अगला पॉइंट है, राजा बिंबिसार बौद्ध धर्म का सम्मान करता था। हालांकि सम्मान तो जैन बौद्ध दोनों धर्मों का करता था। ओके, लेकिन इसने बौद्ध धर्म को बेलवन विहार दान में दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, बेलवन विहार दान में दिया। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिंबिसार अपने जीवन के अंतिम समय में यानी अपने शासन काल के अंतिम समयों में अपने पुत्र यानी अपने बेटे सन अजातशत्रु के द्वारा बंदी बना लिया गया। बेटा अजातशत्रु ने इन्हें बिंबिसार को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया और शासन सत्ता पर अधिकार कर लिया। ओके, यानी अपना राज्याभिषेक करा लिया। आगे चल करके बिंबिसार की हत्या हो गई, यानी हत्या भी करवा दिया। इसके पीछे दो तीन रीजन है जैन धर्म और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। बौद्ध ग्रंथ यह कहता है कि यह पिता का अजातशत्रु हत्यारा है। क्यों? क्योंकि आगे चल करके अजातशत्रु को की मृत्यु हो गई, इसलिए अजातशत्रु को जब पिता की यानी बिंबिसार की मृत्यु हो गई तो इसे अजातशत्रु को पितृहंता पैट्रिसाइड कहा गया है। इतिहास में इसे अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से जाना जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि अपने पिता बिंबिसार को यह बंदी बना लिया और बाद में इसकी हत्या हो गई, यानी बिंबिसार की हत्या हो गई। हालांकि जैन अनुश्रुतियों के द्वारा यह कहा गया है कि बिंबिसार को बंदी गृह में डाल दिया और जब अजातशत्रु को यह ज्ञात हुआ कि भाई मैं अपने पिता को बंदी गृह में डाला हूं, तो गदा लेकर के दौड़ा कि बंदी गृह का दरवाजा गेट यानी तोड़ करके पिता को बाहर निकालने। पिता सोचा कि मेरी हत्या करने आ रहा है, इसलिए वह विषपान कर लिए, उनकी मृत्यु हो गई। तो रीजन चाहे जो रहा हो, लेकिन बिंबिसार की हत्या का जो आरोप है वह अजातशत्रु पर लगता है, इसलिए इसे पितृहंता कहा गया है। तो इतिहास में जो पहला डायनेस्टी था, हर्यक डायनेस्टी या हर्यक वंश, उसका पहला राजा अपने पुत्र के द्वारा मारा गया। ओके, तो इस प्रकार अजातशत्रु को पितृहंता कहते हैं। तो ये रहा इंपॉर्टेंट। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे अजातशत्रु। अजातशत्रु यह बिंबिसार के पश्चात यह गद्दी पर बैठा और बिंबिसार का यह पुत्र था अजातशत्रु। पिता की हत्या के बाद यह गद्दी पर बैठा और इसका शासनकाल 492 से 461 ईसा पूर्व तक था। इसे इतिहास में कुड़ित के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे कुड़ित के नाम से यह प्रसिद्ध है। अगला जो पॉइंट है कि जब यह अपने पिता की हत्या का इस पर आरोप लगा तो जो इसकी माता थी यानी बिंबिसार की जो पत्नियां थी, जो कौशल राज्य की कौशला देवी थी, यह भी चली गई। नाराज होकर के कौशल राज्य चली गई और जब कौशल राज्य चली गई तो कौशल राज्य के जो राजा थे प्रसेनजीत, वह नाराज हो गए। ओके, तो प्रसेनजीत नाराज हो गए क्योंकि प्रसेनजीत की कौशला देवी सिस्टर थी, बहन थी, नाराज हो गए। इस प्रकार दोनों राज्यों कौशल राज्य और मगध राज्य के बीच शत्रुता हो गया। क्योंकि शत्रुता का कारण यही हो गया कि कौशला देवी दुखी होकर के वह चली गई अपने भाई के पास या अपने पिता के राजवंश चली गई, और इस बात की जानकारी जब कौशल राजा को हुई तो वह नाराज हो गए। वह अजातशत्रु से उनकी शत्रुता हो गई और जो काशी प्रांत दिए थे कौशल राज्य के द्वारा दहेज में प्राप्त हुआ था, वह कौशल राज्य द्वारा वापस ले लिया गया और अजातशत्रु ने काशी प्रांत की मांग की, लेकिन कौशल राज्य के द्वारा देने से इनकार कर दिया गया, जिसके कारण दोनों में युद्ध असंभावी हो गया और दोनों के बीच युद्ध का यही कारण था। अब क्या हुआ कि प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच दोनों में युद्ध शुरू हो गया। कभी प्रसेनजीत की विजय होती थी, कभी अजातशत्रु की विजय होती थी। दोनों में द्वंद्वता चलता रहता था और बराबरी का संघर्ष था। इसलिए अंत में आकर के अजातशत्रु और प्रसेनजीत ने युद्ध न करने का निर्णय लिया और अंत में दोनों ने ट्रीटी कर ली, संधि कर लिया। ओके, तो यही हम लोग यहाँ देखे कि अंत में दोनों के बीच संधि हो गई। प्रसेनजीत नाराज हो गए थे और दोनों के राज्यों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया, लेकिन अंततोगत्वा
दोनों के बीच यानी मगध राज्य अजातशत्रु और कौशल राज्य प्रसेनजीत राजा प्रसेनजीत के बीच पुनः ट्रीटी हो गई, संधि हो गया। और इस संधि में क्या हुआ कि काशी राज्य को पुनः वापस दे दिया गया और फिर प्रसेनजीत की जो पुत्री थी वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ हो गया। ओके, तो यह संधि में यही शर्तें निर्धारित की गई थी कि काशी वापस दे दिया जाएगा और प्रसेनजीत की जो पुत्री वाजिरा है उनका विवाह अजातशत्रु के साथ होगा। इस प्रकार फिर अजातशत्रु के समय में कौशल राज्य और मगध राज्य के बीच मधुर संबंध स्थापित हुए। ओके, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम लोग देख लेते हैं वज्जी राज्य से भी शत्रुता प्रारंभ हो गई इसके समय में। क्यों? क्योंकि महारानी जो चेलना थी, जो वज्जी राज्य की राजकुमारी थी, तो उनसे भी विवाह हुआ था। तो पिता का बिंबिसार की जब हत्या अजातशत्रु के द्वारा कर दिया गया तो यह भी अपने पुत्रों को हल और बहल जो दो पुत्र इनके थे उनकी सुरक्षा को लेकर के वह चली गई। कहाँ चली गई? राजा चेतक, वज्जी राज्य चली गई, अपने पिता के यहाँ चली गई, राजा चेतक के यहाँ। और राजा चेतक को जब इस बात की जानकारी हुई कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु के द्वारा कर दी गई है तो वह बहुत नाराज हुए और फिर दोनों के बीच शत्रुता कायम हो गई। और अजातशत्रु के द्वारा यह मांग किया गया कि महारानी चेलना बहुत से रत्न जवाहरात और हाथी अपने साथ ले गई है, वापस किया जाए। राजा चेतक देने से इनकार कर दिए और इन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बातें नहीं है और देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण अजातशत्रु नाराज हो गया और दोनों के बीच युद्ध हुआ। और दोनों के बीच युद्ध हुआ तो वज्जी राज्यों का संघ था। तो पहली बार तो अजातशत्रु पराजित हो गए क्योंकि यह गणराज्य था, वज्जी गणराज्य था और उसके प्रमुख राजा चेतक थे। तो फिर अजातशत्रु ने क्या किया कि इस वज्जी राज्य में फूट डाल दिया। तो कूटनीति के द्वारा फूट डलवा दिया और यह वज्जी राज्य जो था, राजाओं का जो संघ था, यूनियन था, गढ़ था, गणराज्य था, वो बिखर गया। इसके बाद अजातशत्रु ने वज्जी राज्य पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में तोप का प्रयोग किया। उस तोप का नाम क्या था? रथमूसल और महाशिला कंटक। यह दोनों जो तोपें थी यह पत्थर फेंकने के काम आता था। इस समय की तरह तोप नहीं थी, टैंक नहीं थी, गोला बारूद इससे नहीं दागा जाता था, अपितु इससे जो स्मॉल स्टोन थे या पत्थर के जो पेबल थे, टुकड़े थे, वह इस तोप के द्वारा शत्रु पर फेंका जाता था। तो इस युद्ध में अजातशत्रु के द्वारा रथमूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया गया था। यह एग्जाम में पूछा भी गया है, यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार तोप का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? अजातशत्रु के द्वारा किया गया। और किस युद्ध में? वज्जी राज्य के साथ युद्ध में। ओके, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस युद्ध में अजातशत्रु की विजय हुई और इस प्रकार वज्जी राज्य के क्षेत्रों पर यह अजातशत्रु अधिकार कर लिया। आगे हम लोग देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अजातशत्रु के ही शासन काल के 8वें वर्ष महात्मा गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और मृत्यु कहाँ हुई? मल्ल महाजनपद में, जहां आज उत्तर प्रदेश राज्य में कुशीनारा या कुशीनगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर उनकी मृत्यु हुई, कुशीनारा में। और उनकी मृत्यु के महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके अंतिम संस्कार में यानी अंत्येष्टि संस्कार में राजा अजातशत्रु भी पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। और महात्मा गौतम बुद्ध के भस्मावशेष को लाकर अपने राजधानी में मगध में इसने स्तूप का निर्माण करवाया। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्तूप का निर्माण करवाया। और अजातशत्रु के ही शासन काल में, अजातशत्रु के ही शासन काल में जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग बौद्ध धर्म में देखे हैं, लेकिन यहाँ पर अजातशत्रु हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी के शासन काल में महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई और इसी के शासन काल में बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति का आयोजन भी किया गया था। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसने अपने राजधानी में स्तूप का निर्माण करवाया। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अजातशत्रु भी अपने शासन काल के अंतिम समय में अपने पुत्र उदयन अथवा उदयभद्र के द्वारा हत्या कर दिया गया और फिर शासन सत्ता पर अधिकार
उदयन का हो गया या उदयभद्र का हो गया। इस प्रकार जैसे अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया था, उसी तरह इसका पुत्र उदयन भी अजातशत्रु की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया या फिर अपना राज्याभिषेक कराया या शासन सत्ता प्राप्त किया। इसलिए इतिहास में उदयन को भी पितृहंता के नाम से जाना जाता है। ओके, उदयन, शासक उदयन के बारे में अब हम लोग देखेंगे। शासक उदयन का शासनकाल 461 से 443 था। इसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर गद्दी पर बैठा था और इसलिए इतिहास में इसे भी पितृहंता के नाम से जाना जाता है। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उदयन अपने पिता के समय में चंपा का गवर्नर था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अपने पिता के समय में चंपा प्रांत का गवर्नर इसे नियुक्त किया गया था या बनाया गया था। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से हमेशा पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र नगर को किसने बसाया, तो उदयन ने बसाया। बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे चल करके पाटलिपुत्र को अपनी नई राजधानी बनाया। ध्यान रखना है, आगे चल करके इस पाटलिपुत्र नगर को अपनी राजधानी भी बनाया और इसलिए पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया कि प्राचीन समय में नदियों के माध्यम से ही व्यापार होता था, तो व्यापार को बढ़ावा भी दिया, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हुई। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट अभी हम लोग जो डिस्कस किए, इसने व्यापार को बढ़ावा दिया, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान किया, इस प्रकार राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उदयन ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया, साम्राज्य का विस्तार भी किया। आगे चल करके 443 ईस्वी में इसके समय में जो अवंती राज्य था, वर्तमान एमपी, जो उज्जैन या उज्जैनी राजधानी थी, ओके, तो अवंती राज्य के साथ शत्रुता हो गई थी। यानी अवंती राज्य के साथ जो बिंबिसार के समय में फ्रेंडशिप था यानी मित्रता थी, इसके समय में आकर के वह शत्रुता में परिणित हो गई थी, जिसके कारण अवंती राज्य का जो गुप्तचर पालक था वह राजधानी आया था, पाटलिपुत्र आया और राजधानी में ऐसी जानकारी मिलती है या ऐसा एविडेंस मिलता है, साक्ष्य मिलता है कि राजधानी में उदयन जैन धर्म का उपदेश सुन रहा था या उपदेशों को श्रवण कर रहा था। उसी समय जो गुप्तचर पालक था अवंती का, यह धोखे से उसकी हत्या कर दी। यानी उदयन की राजधानी में ही हत्या पालक के द्वारा कर दिया गया और पालक अवंती राज्य का गुप्तचर था। तो यहाँ पर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि उदयन के पश्चात अनिरुद्ध, अनुरुद्ध, मुंडक और नागदशक ये शासक हुए तीनों। यह 443 से 412 ईसा पूर्व तक ये शासन किए। लेकिन यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि यह तीनों कमजोर शासक थे, वीक रूलर थे। इसलिए इनके समय में जो हर्यक डायनेस्टी था, हर्यक साम्राज्य था, वह हमेशा कमजोर होता गया, उसकी सीमाएं सीमित होती गई। और फिर जो अंतिम राजा नागदशक था, इसके समय में जो इसका अमात्य था, जिसे प्रधानमंत्री भी कहते हैं अमात्य को, तो अमात्य था शिशुनाग। शिशुनाग ने नागदशक शासक नागदशक के कमजोरी का लाभ उठाते हुए, फायदा उठाते हुए राजधानी में ही इसकी हत्या करवा दिया। ओके, तो राजधानी में ही नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग द्वारा कर दिया गया। इस प्रकार मगध पर जो हर्यक राजवंश था वह 412 ईस्वी में समाप्त हो गया और इस हर्यक राज्य पर अधिकार शिशुनाग ने कर लिया और एक नए राजवंश की स्थापना किया। ओके, तो इस प्रकार यह हर्यक राजवंश था। इसके बाद आगे हम लोग शिशुनाग वंश देखा जाएगा, फिर नंद वंश देखा जाएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से देखिए। फिर हम लोग अगले भाग में मिलते हैं। जय हिंद।